तो आज बात करेंगे थोड़ा ये बांग्लादेश वाली। अब ये जो बांग्लादेश का जो ये किस्सा हुआ है, तो इसका टारगेट वास्तव में हसीना जावेद हैं या कि नरेंद्र मोदी हैं? सर, इस समय अगर बांग्लादेश की स्थिति देखें तो जो डेवलपमेंट्स हैं निश्चित रूप से वो चिंताजनक है, क्योंकि वहाँ पे भी जो रिजर्वेशन कोटा है, जैसे हमारे यहाँ पे एक समय में अगर आप देखें तो रिजर्वेशन को लेके हिंदुस्तान में प्रोटेस्ट हुए थे वीपी सिंह के टाइम पे, मंडल आयोग का बाद जब हम बात कर रहे थे, इसी तरह का प्रोटेस्ट वहाँ पे भी हुआ है। और वहाँ पे जो डिमांड और सोचने की बात है कि 50 साल बाद प्राइम मिनिस्टर और सरकार ने फ्रीडम फाइटर्स के नाम पे 50% से ज्यादा का कोटा वहां रख दिया, जबकि वो फ्रीडम फाइटर जो लोग उस समय थे उनके परिवार अब वेल सेटल्ड होंगे, उस समय उनको हेल्प की जरूरत थी, उन्होंने तो वो कर दी। लेकिन उसके विरोध में जो वहां का युवा था, जो नया, जिसने फ्रीडम स्ट्रगल नहीं देखा 50 साल पहले, 1971 की मैं बात कर रहा हूं, उसको ये लगा कि उसका हक मारा जा रहा है। और यही कारण है कि वहां पे छात्रों ने प्रोटेस्ट किया, क्योंकि जैसे हमारे यहाँ पे सिविल सर्विसेज या गवर्नमेंट जॉब्स को लेके इस तरह का तमाशा होता है कि भाई हमें सिर्फ रिजर्वेशन ही चाहिए और उसका कोई आधार नहीं। आज आप कहें कि साहब 1000 साल हो गए, अब कितने और 1000 साल तक आप रिजर्वेशन देंगे? ये एक चिंता की बात है। और यही बात जो वहां पे यूथ था उसने इस बात को लेके प्रोटेस्ट किया। तो मुझे लगता है कि ये इंटरनल मैटर है। मोदी का निशाना तो अब इसलिए हो गया क्योंकि जो अपोजिशन पार्टीज हैं वो जानती हैं कि इस समय जो रूलिंग पार्टी है वो इंडिया के करीब है, तो उसके अंदर पॉलिटिकल माइलेज लेने के लिए लोग कुछ भी बोलेंगे। लेकिन सवाल इस बात का है कि टारगेट क्या है। टारगेट वहां के यूथ अपने एम्प्लॉयमेंट को लेके, और खासकर वो ये कहते हैं कि आपको इतना कोटा देने की क्या जरूरत है, आपको देना आप दीजिए, लेकिन कुल मिला के स्थिति सिर्फ ये है कि आप मेरिट पे फोकस करिए। और अब सुप्रीम कोर्ट ने वो सिचुएशन को एड्रेस किया है। उन्होंने ये कह दिया है कि भाई अब सिर्फ 5% जो होंगे वो कोटा होगा फ्रीडम फाइटर्स का, और 1% जो होगा वो लोकल ट्राइब्स का होगा, और बाकी माइनॉरिटीज का होगा। कुल मिला के जो 93% जो सीट्स हैं गवर्नमेंट में, और वो मेरिट पे डिसाइड होंगी, रिजर्वेशन या कोटा पे डिसाइड नहीं होंगी। तो मुझे लगता है कि जो कोर्ट ने वहां इंटरवीन किया है, उसके बाद जो आज का जो प्रोटेस्ट रहा है पिछले 2 दिन का, वो जो जुलाई में प्रोटेस्ट हुआ था, उसके बाद जब सुप्रीम कोर्ट ने इंटरवीन किया, आज का जो प्रोटेस्ट था वो बेसिकली ये था कि साहब जुलाई में आपके गलत नीतियों के कारण करीब 100 से ज्यादा लोग मरे, उसके लिए हम चाहते हैं अब ये सरकार जाए। और उसके पीछे जब सरकार हटाने की बात आती है तो राजनीति निश्चित रूप से होती है, और ऑपोजिशन को ये मौका मिला ये कहने का कि देखिए इनकी पॉलिसी गलत थी, इसीलिए कोर्ट ने उसको ओवरटर्न किया। और अब सवाल इस बात का है कि अब सरकार जो है उसको जाना चाहिए। और मुझे जैसा नहीं आपको लगता पता कि है, ये मामला जो है विजय जी इतना सीधा साधा है, क्योंकि इसमें स्पष्ट दिख रहा है कि विदेशी शक्तियां जो हैं वो इन्वॉल्व है। और जहां तक इस कोटे की बात थी, वो कोटा सरकार द्वारा नहीं दिया गया था, वो कोटा कोर्ट द्वारा लागू किया गया था, और कोर्ट ने ही उसको लगभग 15-20 दिन पहले घटा के और 5% पर कर दिया था। ये वाला जो लेटेस्ट वही हुआ है, ये फ्राइडे की जो नमाज होती है, वो खुतबे होते हैं, वहाँ खुतबों से ये शुरू हुआ फ्राइडे को। और फ्राइडे को क्यों शुरू होता है, कैसे शुरू होता है, आप भी जानते हैं कि वहाँ पर जमात इस्लामी जो ग्रुप है वो किसके द्वारा सपोर्ट किया गया है, और CIA का उसमें पूरा हाथ रहा है एक तरफ। दूसरी तरफ जो मिलिट्री है उसको चाइना से शह मिल रही है। और इसमें तो हमें ये देखना पड़ेगा कि ये हुआ तो सम काइंड ऑफ अ रिजीम चेंज ऑपरेशन है। अब इस रिजीम चेंज ऑपरेशन में हाथ चाइना ने मारा है या CIA ने मारा है, ये तय करना है। देखिए, इस समय जो आपने कहा वो मैं उस पर आ रहा था। शुरुआत जो स्टूडेंट्स मूवमेंट की हुई वो रिजर्वेशन सिस्टम से हुई,
और जैसा मैंने कहा कि जब सत्ता परिवर्तन की बात आती है, जैसे कहते हैं ना बहती गंगा में हाथ धोना, जब पता है कि अनरेस्ट हो रहा है तो चाइना भी इसका फायदा उठाएगा, अमेरिका भी उठाएगा, बाकी अपोजिशन भी उठाएंगे और आसपास के लोग भी उठाएंगे। और इस बात का इंडिकेशन तो शेख हसीना ने जब चुनाव हो रहे थे और उसके बाद भी ये कहा था कि देखिए मेरे खिलाफ जो आरोप लगाए गए हैं, या और जिस तरह से एक विदेशी ताकत, खासकर उन्होंने इनडायरेक्टली अमेरिका का नाम लिया और उन्होंने ये कहा कि मेरे को डिस्टेबलाइज करने का प्रयास किया जा रहा है। अब ये बात अलग है कि वो दोबारा सत्ता में आ गई और इस समय ये एक एजिटेशन के नाम पे मौका मिला, तो ऑब्वियसली जो सारे अपोजिशन में हैं, जो विरोध में है शेख हसीना के, चाहे वो वहाँ की अपोजिशन पार्टीज हों, चाहे उनको समर्थन करने वाले अमेरिकन हों, या चाइनीज जो एजेंडा पीछे है, क्योंकि वो नहीं चाहते कि वो बांग्लादेश भारत के करीब रहे, क्योंकि जो रूलिंग पार्टी थी वो भारत के करीब थी। तो हर एक का अपना अपना हित है, अपना अपना सोच है, तो उसका फायदा तो हर आदमी उठाएगा और वही उन्होंने किया। और अल्टीमेटली सत्ता परिवर्तन जो उन सबका एक कॉमन एजेंडा था वो हुआ। और जहां तक बात है फौज की, अब फौज ने तो ये बोला है कि साहब हम सिचुएशन को कंट्रोल करेंगे, हमने सब अपोजिशन पार्टी से बात कर ली है, लेकिन क्या अब बांग्लादेश के अंदर जिस तरह से हमने म्यांमार में देखा, बाकी मुस्लिम राज्यों में देखा, क्या वहां पे अब स्टेबिलिटी रहेगी? क्योंकि मुझे नहीं लगता कि जो रूलिंग पार्टी के समर्थक थे अब वो चुप बैठे। अब कोई भी सत्ता में आएगा, अब वो विद्रोह करेंगे, वो तमाशा करेंगे। तो इतना आसान नहीं है इन सोसाइटीज में ये कहना कि चलो सत्ता परिवर्तन हो गया, कोई नई सत्ता आएगी और वो संभाल लेगी। मुझे नहीं लगता। अब ये टर्मोइल का टाइम है बांग्लादेश के लिए, और ये आने वाले दिनों में कौन कौन सी शक्तियां क्या रोल प्ले कर रही हैं ये देखना होगा। पीछे से अब रशिया ने भी स्टेटमेंट दे दिया है कि इसके पीछे अमेरिका का हाथ है, तो उसमें एक इंटरनेशनल एंगल और जुड़ गया। और इसके कारण अब वो सिचुएशन जो है, जो शेख हसीना के जो समर्थक हैं, अब वो उस एंगल को ध्यान में रखकर जो भी सत्ता में लोग आएंगे उसके खिलाफ वो भी विद्रोह करेंगे। तो मुझे लगता है कि बांग्लादेश में एक अनसर्टेनिटी का माहौल शुरू हो गया। इसके पीछे जैसा कि हमारे विशेषज्ञ कह रहे हैं कि ये जो पूरा का पूरा जो वायलेंस है उसकी शह तो थी अमेरिका की, लेकिन मिलिट्री का जो संपर्क था वो अमेरिका से ना होके मिलिट्री का संपर्क था चाइना से। तो जो मुझे लग रहा है वो मोटा मोटा वो ये लग रहा है कि काम तो चालू किया अमेरिका ने और फ़ायदा उठा ले गया चाइना। उसने अपनी सरकार बनवा दी क्योंकि जो मिलिट्री वाले थे वो उनके संपर्क में थे, तो उन्होंने कहा मौका अच्छा है और बांग्लादेश में ये आसान भी है, पहले भी हो चुका है। तो देखिए जहां तक बात है, काम शुरू किया अमेरिका ने, सारा इन्वेस्टमेंट किया अमेरिका ने, बदमाशी कराई अमेरिका ने और फ़ायदा चीन उठा ले गया। देखिए वो बात सही है, क्योंकि चीन को भी आज की तारीख में ट्रेड रिलेशन है, और जहां तक बात है मिलिट्री सप्लाईज की और बाकी, चाइना नोज की कैसे मैनेज किया जाता है। उनके पास आज पैसा भी है, ताकत भी, और बाकी संसाधन भी। तो जो गेम पहले सीआईए खेलता था करप्शन का या पैसे दे के लोगों को अपनी तरफ करना, अब चाइना ने भी वो खेलना शुरू कर दिया। तो चाइना ने भी वो तरीके सीख ली है। अमेरिका के साथ डिसएडवांटेज ये है कि जो 71 में जब पाकिस्तान ने जेनोसाइड किया था बांग्लादेश में, करीब 30 लाख लोगों को मौत के घाट उतारा था, उस समय बांग्लादेश में जो स्थिति थी, आज भी बांग्लादेशी ये मानते हैं कि अमेरिका ने पाकिस्तान का समर्थन करके जो नरसंहार हुआ था बांग्लादेश में, उसके पीछे अमेरिका की रणनीति थी। और क्योंकि उस समय लगातार अमेरिका पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहा था हथियारों के माध्यम से, फाइनेंशियली और अदरवाइज, और अल्टीमेटली वो लड़ाई थी बांग्लादेश की मुक्ति की। और इसीलिए अमेरिका को फ्रंट में आके किसी भी सरकार के साथ खड़ा होना इसलिए थोड़ा सा भारी पड़ता है, क्योंकि उनकी जो क्रेडिबिलिटी है, जो लिगेसी है 1971 की, वो जैसे कहते हैं ना कि ब्लड इन हैंड्स, वो वाली स्थिति आज है कि 30 लाख लोग जो मरे बांग्लादेश में, उसमें कहीं ना कहीं अमेरिका का पाकिस्तान को समर्थन था। अगर अमेरिका चाहता तो ये जेनोसाइड रुक सकता था, लेकिन अमेरिका ने ऐसा नहीं किया। तो वो स्थिति भी अमेरिका के साथ है।
और जैसा आपने कहा कि भाई चाइना भी है, अमेरिका भी है, हर आदमी अपना, जैसे कहते हैं कि बहती गंगा में हाथ धो रहे हैं, हर आदमी कोशिश ये कर रहा है कि वो अपना इन्फ्लुएंस बढ़ाए। क्योंकि साउथ एशिया में अगर आप अब देखें तो स्थिति ये है कि एक तरफ इंडिया है, दूसरी तरफ बाकी सब छोटे छोटे देश, चाहे वो नेपाल हो, चाहे बांग्लादेश हो, चाहे भूटान हो, और भारत के बॉर्डर्स हो, उसमें चाइना का दखलंदाजी रही है। अब भारत से थोड़ा लगे हुए जो राज्य हैं, चाहे आप थाईलैंड की बात कर लें, म्यांमार की बात कर लें, लाओस की बात कर लें, वहां पे भी चाइना का काफी दखल है। अब इन सबको काउंटर करने के लिए ये जो एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस चाइना का बढ़ता जा रहा है, और खासकर जो इम्पोर्टेंट ट्रेड रूट्स हैं, बे ऑफ बंगाल और अरेबियन सी और इंडियन ओशन को लेके जो निकलते हैं, अब इसको चाइना बाहर बैठ के प्रोटेक्ट नहीं कर सकता, क्योंकि यहाँ पे चाइना का प्रेजेंस नहीं है। बे ऑफ बंगाल में इंडिया का है, इंडियन ओशन में अमेरिका और इंडिया का इन्फ्लुएंस है, तो चाइना को भी कोई ना कोई अपना बेस चाहिए। और अगर बांग्लादेश उसका साथ दे देता और वहां पे चाइना कोई अपना मिलिट्री बेस बना लेता है या नेवल बेस बना लेता है, जैसा उन्होंने कोशिश करी है श्रीलंका में करने की, और अफ्रीका में जो कॉर्नर के कंट्रीज हैं, सूडान और उसके आसपास, उन सब कंट्रीज के अंदर चाइना ने अपनी प्रेजेंस बढ़ाई है। तो अगर बांग्लादेश में चाइना को स्पेस मिलता है तो ये उनके लिए एक स्ट्रेटेजिक गेन होगा। और अमेरिका भी यही चाहता है कि अगर बांग्लादेश में उनको बेस मिल जाए तो म्यांमार और बांग्लादेश के कारण वो चाइना को यहाँ पे काउंटर कर सकते हैं और उनकी डिपेंडेंसी इंडिया पे कम हो जाएगी। तो ये कई इंटरनेशनल एंगल्स हैं सर, जिसके कारण बांग्लादेश अब एक मोहरा बन गया है। अब देखते हैं आगे क्या होता है। एक दो बातें बताई जा रही हैं। एक तो ये है कि भाई जो तीस्ता वाटर्स का जो पूरा उनका सिस्टम बनना था, उसका कॉन्ट्रैक्ट चाइना को मिलना था, वो शेख हसीना ने चाइना को नहीं देके और इंडिया को दे दिया। उसकी वजह से चाइना जो है वो बहुत अपसेट है। और दूसरा ये है कि अमेरिका जो है उनका एक बिल्कुल कॉक्सस बाज़ार के नीचे एक सेंट मार्टिन्स आइलैंड करके है, और सेंट मार्टिन्स आइलैंड को बेस बनाने के लिए वो मांग रहा था, तो वो शेख हसीना नहीं दे रही थी। उसके अलावा अमेरिका जो है वो एक क्रिश्चियन नेशन बनाना चाहता है भारत के नॉर्थ ईस्ट पर, जो कि निश्चित रूप से भारत के विरुद्ध तो है। चाइना भी नहीं चाहता है कि वो हो, क्योंकि दे डोंट वांट अ क्रिश्चियन नेशन इन दिस रीजन। तो इसीलिए मैं वो ये करने की कोशिश कर रहा हूँ कि भाई ये जो हुआ है, इसमें क्या चाइना ने अमेरिका को प्रीएम्प्ट कर दिया है। देखिए, जहां तक बात है चाइना की, निश्चित रूप से आज की तारीख में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अगर आप देखें तो चाइना इज आउटस्मार्टिंग अमेरिका इन मैनी साइड्स, चाहे टेक्नोलॉजी हो, चाहे डिप्लोमेसी हो, चाहे इन्वेस्टमेंट्स हो। आप मैं अभी लास्ट वीक अफ्रीका था, वहाँ तंजानिया चाइना की एयरफोर्स का ज्वाइंट एक्सरसाइज चल रहा था। अदरवाइज चाइना को तंजानिया में जाके ज्वाइंट एक्सरसाइज करने की क्या जरूरत थी, जबकि यूरोप और अमेरिका ने अफ्रीका के अंदर बहुत इन्वेस्टमेंट्स किया इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर। लेकिन उसका सारा फायदा जिस तरह से चाइना ने मूव किया है अपने आप को, उसका फायदा वो उठा रहे हैं। तो मेरा यही कहना है सर कि जहां तक बात है बांग्लादेश से कॉन्ट्रैक्ट लेना, वो जरूरी था। बाकी चीजें जो चाइना को अपने कमर्शियल इंटरेस्ट हैं वो हमेशा दिखते हैं, और साथ ही साथ जो स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट हैं, क्योंकि इस समय अमेरिका का पूरा फोकस है इसराइल, मिडिल ईस्ट और यूक्रेन को लेकर। यहाँ पे वो जरा सा चूके हैं, उसका पूरा फायदा चाइना ने उठाया है। और जहां तक बात है क्रिश्चियन कॉलोनी बनाने की, तो वो तो एजेंडा ये है कि भाई बांग्लादेश और म्यांमार के दो हिस्सों को जोड़ के वो वहां पे एक नया एरिया डेवलप करना चाहते हैं जो उनके कंट्रोल में रहे, जैसे उन्होंने सोमालिया में किया या बाकी जो ईस्ट तिमोर में किया। तो वो एक पूरा का पूरा खेल चलता है। अब सवाल इस बात का है कि इनकी जरूरत क्यों है। जैसा मैंने पहले कहा सर कि स्ट्रेटेजिक सिग्निफिकेंस इस एरिया का बहुत है, क्योंकि पूरा जो ईस्ट एशिया का जो ट्रेड रूट है वो तो यहीं से निकल रहा है, और बांग्लादेश इज ए राइट लोकेशन, क्योंकि बे ऑफ बंगाल, अंडमान के साथ से ही तो सारे शिप चाइना जा रहे हैं, ईस्ट एशिया जा रहे हैं। और अगर वहां पे अमेरिका का कंट्रोल हो तो कभी भी साउथ चाइना सी में अगर डिस्टरबेंस होती है, कंफ्लिक्ट होता है,
ताइवान का या किसी और कारण से, तो चाइना को ब्लॉक करने के लिए आपको बे ऑफ बंगाल में उनके ट्रेड रूट को ब्लॉक करना है। चाइना अपने आप कोलैप्स होगा, क्योंकि सारा एक्सपोर्ट तो वो इसी तरफ होना है। और जहां तक बात है बाकी ईस्ट एशियन कंट्रीज की, वहां पे भी चाइना के खिलाफ हॉस्टिलिटी बढ़ रही है, क्योंकि चाइना ने अपनी जो एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी है, इस कारण से उनके जो इकोनॉमिक जोन है उन पे कब्जा करना शुरू किया है। तो स्थितियां चाइना के लिए कॉम्प्लिकेटेड है, और सबसे बड़ी जो लाइफलाइन है चाइना की वो है सी ट्रेड रूट, जो बांग्लादेश, जो बे ऑफ बंगाल और इंडियन ओशन से होकर निकल रहा है। उस पे किसकी पकड़ रहे, चाइना भी चाहता है उसकी सुरक्षा रहे, और अमेरिका चाहता है वो उसके ऊपर कंट्रोल करे। और आज इंडिया का साथ क्वाड में लेके यही एक सबसे बड़ा बेनिफिट चाइना के खिलाफ अमेरिका को मिलता है कि इंडियन ओशन और बे ऑफ बंगाल में इंडिया की प्रेजेंस से आप चाइना को ब्लॉक कर सकते हैं। और इसी को वो, इसीलिए मैंने कहा कि इंडिया पे डिपेंडेंसी वो कम इसलिए करना चाह रहे हैं क्योंकि जिस तरह से इंडिया ने अपनी इंडिपेंडेंट पॉलिसी रखी है रशिया और यूक्रेन के मामले में, अमेरिका चाहता है कि इंडिया हमेशा उनकी यस सर या यस टू यस नीति करे, जो भारत सरकार शायद नहीं करना चाह रही। इसीलिए उनको लगता है कि अगर हमारा इंडिपेंडेंट प्रेजेंस हो जाता है बे ऑफ बंगाल में, तो इसका फायदा दोनों को स्ट्रेटेजिकली मिलता है, और आउटस्मार्ट करने का पूरा प्रयास वो एक दूसरे को करेंगे। अभी तक चीजें सामने नहीं आई हैं, लेकिन अब जो घटनाक्रम होगा, अब देखते हैं कि कौन कितना रोल प्ले करता है, वहां से कौन कितना एक्टिव है, समझ में आ जाएगा कि कौन किसके पीछे कितना है। जी। अब इसमें ये भी देखने की बात है कि अमेरिका जो है वो भारत में रिजीम चेंज का प्रयास कर रहा था, आपको पता है, और वो सफल नहीं हो पाया। हालांकि उसने कुछ गेन्स किए, लेकिन वो सफल नहीं हो पाया। तो कई विशेषज्ञों के ये मत है कि हसीना को हटा के अमेरिका जो है वो भारत को चारों तरफ से घेरना चाहता है। पाकिस्तान वैसे भी उसकी जेब में है, और नेपाल जो है वो भी जो है अब इतना फ्रेंडली नहीं है भारत के लिए। बांग्लादेश एक ऐसा देश था जो भारत के साथ में बहुत ही दोस्ताना रिश्ते रखता था, और भारत ने काफ़ी अपनी जो है एक कह सकते हैं कि पॉलिटिकल कैपिटल भी उसके साथ में इन्वेस्ट की थी। आपको ध्यान होगा G20 में हसीना जावेद वाजेद को विशेष रूप से बुलाया था, और बाइडेन से उनकी मुलाकात करवाई थी मोदी जी ने स्वयं। तो भारत के लिए तो एक ये बड़ा झटका है, और मोदी जी को ये मानना चाहिए कि टारगेट वो हैं असली। हसीना वाजेद तो केवल एक माध्यम है। देखिए सर, जहां तक बात है भारत की, तो भारत तो वैसे ही हमेशा से टारगेट रहा है। भारत की ग्रोथ अमेरिका के लिए भी अच्छी नहीं है, चाइना के लिए भी अच्छी नहीं है, यूरोप के लिए भी अच्छी नहीं है। ये बात तो हमें इंटरनेशनल डिप्लोमेसी में माननी ही पड़ेगी। भारत अगर जितना आगे बढ़ेगा, जितना आत्मनिर्भर होगा, इन सब विदेशी ताकतों को और विदेशी लोगों के लिए बाजार श्रिंक होगा, जो वो नहीं चाहते। क्योंकि भारत में जिस तरह के रिसोर्सेज हैं, जिस तरह की कॉम्पिटेंसी है, उनको लगता है कि भारत अगर अपने पैरों पे खड़ा हो गया तो उनके लिए एक और सिरदर्दी खड़ी हो जाएगी। और उनको भी ये पता है कि जो इकोनॉमिक ग्रोथ है आने वाले दिनों में, वो है मिडल ईस्ट, अफ्रीका और ईस्ट एशिया। यूरोप और अमेरिका सैचुरेटेड मार्केट है, वहां पे अब ग्रोथ रेट या तो स्टैग्नेंट है या बहुत ही लो लेवल पे है, जिसके कारण वहां पे इकोनॉमिक क्राइसिस खड़ा हो रहा है। तो उनको नहीं पसंद कि भारत स्ट्रेंथन हो, और भारत में भी ऐसी बहुत सारी ताकतें हैं जो नहीं चाहते कि मेक इन इंडिया या भारत में कोई भी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट हो वो टाइम पे कंप्लीट हो, क्योंकि उनकी अपनी ओछी राजनीति है, उनको अपना कुर्सी चाहिए, उसके लिए वो कोई भी खेल खेलेंगे। तो दोनों तरह की परिस्थितियां भारत के साथ हैं। अब भारत को जहां तक घेरने की बात है, ऑब्वियसली दोनों चाहते हैं, अमेरिका भी चाहेगा, चाइना भी चाहेगा कि हम भारत के सिर पे कहीं ऐसा बैठ जाएं जैसे भारत को हम हमेशा सिरदर्दी देते रहें, छोटे मोटे काम होते रहें।
और वो जो, इसीलिए मैंने कहा कि देखिए जो बेस बनाने की बात है, चाइना की और अमेरिका दोनों चाहते हैं बांग्लादेश में बेस बने। तो अमेरिका का यही कहना है कि अगर बेस बन जाता है तो भारत पे डिपेंडेंसी कम हो जाएगी। जो हम क्वाड की बात कर रहे हैं उसमें क्वाड में जो अभी 4 कंट्रीज का गेम है वो एक्चुअली 3 रह जाएगा। आपको एक तरफ से ऑस्ट्रेलिया, दूसरी तरफ से जापान और तीसरी तरफ अमेरिका, क्योंकि उनके बेस अगर इस ट्रेड रूट को कैपिटलाइज करते हैं या कैप्चर करते हैं तो उनको भारत की भी जरूरत नहीं है। तो ये खेल तो उनके चेस बोर्ड पे बहुत पुराना है। लेकिन अब सवाल इस बात का है कि क्या ये जो अनरेस्ट हुआ है, जिस तरह से आज सोशल मीडिया है, जिस तरह से बाकी घटनाक्रम हो रहे हैं, क्या चाइना अमेरिका के खिलाफ वहां की जनता को नहीं भड़काएगा? वो 1971 के जेनोसाइड को दोबारा रिकॉल नहीं करवाएगा? वो पूरा प्रयास करेगा। और अमेरिका का कहना यह है कि देखिए आप अपना काम करिए, हम तो डेमोक्रेसी के समर्थक हैं, चाइना डेमोक्रेटिक कंट्री नहीं है, तो अगर हम आएंगे तो आपके जो नागरिक अधिकार है, डेमोक्रेसी है, हम उसको स्ट्रेंथन करने में आपकी मदद करें। इसलिए हमारा आपके आसपास रहना जरूरी है। और उसके लिए दोनों पार्टियों, दोनों मतलब चाइना और अमेरिका चाहेंगे कि जो अपोजिशन लीडर्स हैं उनको किसी ना किसी तरह अपने पाले में किया जाए, और वहां चलेगा पैसे का खेल। अब देखना यह होगा कि वहां पे अब ज्यादा एक्टिव कौन है, अमेरिकन एम्बेसी है या चाइनीज एम्बेसी है, या चाइना के साथ रशियन एम्बेसी मिलके काम कर रहे हैं। तो इसलिए मैंने कहा कि सर आने वाले दिनों में जो घटनाक्रम होगा वो बताएगा कि गेम कौन ज्यादा तेजी से खेल रहा है और पलड़ा किस तरफ झुक रहा है। यदि ट्रेड की बात करें, ट्रेड और कॉमर्स की बात करें, तो पाकिस्तान और भारत में बहुत इंटरडिपेंडेंसी है। मुझे एग्जैक्ट फिगर तो नहीं मालूम, लेकिन बांग्लादेश का बहुत बड़ा एक्सपोर्ट जो है वो भारत में आता है, और उनकी टेक्सटाइल का सारा कच्चा माल जो है वो भारत से जाता है। सर तो वो देखिए, जहां भारत तक से पंगा अगर उनकी मिलिट्री रिजीम लेना चाहेगी तो कहाँ तक ले सकेगी? सर देखिए, मेरे को उसकी चिंता इसलिए नहीं है क्योंकि अगर मान लीजिए इंडिया नहीं लेता है तो अमेरिका कहेगा आप हमारे यहाँ भेज दो, वो उनको ट्रेड कंसेशन दे देंगे, बाकी बेनिफिट कर देंगे। तो उस बात को लेके मैं ज्यादा वरीड नहीं हूं सर, क्योंकि ट्रेड कोई बहुत बड़ा नहीं है या कोई ऐसी यूनिकनेस नहीं है जो अमेरिका कंज्यूम नहीं कर सकता। और जहां तक बात है टेक्सटाइल की, आज भी अमेरिका उनकी ट्रेड का सबसे बड़ा डेस्टिनेशन है। हाँ, एक सवाल आएगा कि काफी जो हेल्थ केयर की सर्विसेज हैं, आज बांग्लादेशी भारत आते हैं अपनी हेल्थ केयर को लेके, एजुकेशन की बातों को करके, वहां पे जो मुद्दा आएगा उसको जो लोकल इंस्टीट्यूशंस हैं उनको बिल्ड करने में टाइम लगेगा। लेकिन जहां तक ट्रेड की बात है, मुझे नहीं लगता सर कि इसमें कोई बहुत बड़ी चुनौती आने वाली है, क्योंकि जो ट्रेड है, बांग्लादेश जो भारत को बेचता है या भारत से खरीदता है, तो कोई बहुत ज्यादा है नहीं। इसीलिए मैं उस बात को लेकर चिंतित नहीं हूं। और जो बेसिक कमोडिटीज हैं, आज भी अंतरराष्ट्रीय बाजार में बांग्लादेश खरीदता है। आज भारत के अंदर कौन सी चीज सस्ती है? मान लीजिए मैं बात कर रहा हूं, बांग्लादेश एक नॉन वेजिटेरियन कंट्री है, आज उनको वहां पे पोल्ट्री प्रोडक्शन के लिए मक्का चाहिए, अंतरराष्ट्रीय बाजार में भारत से सस्ता है। उनको सोयाबीन चाहिए, अंतरराष्ट्रीय बाजार में भारत से सस्ता है। तो इसीलिए कुल मिला के जो वहां से एक्सपोर्ट आना है वो बहुत ज्यादा नहीं है। इंडिया से जो जाएगा वो मेडिसिन जा सकती हैं, बाकी जो मेटल आइटम्स हैं, मेटलर्जी के आइटम हैं, डे टू डे आइटम्स हैं, किचन्स हैं, वाइट गुड्स हैं, ये सब चीजें वहां जा सकती हैं। मोबाइल्स हैं, आपके ऑटोमोबाइल्स हैं, 3 व्हीलर्स हैं, 2 व्हीलर्स हैं, ये सब आप भेज सकते हैं। और दूसरी तरफ वो चाइना से ले सकता है। लेकिन क्योंकि भारत नजदीक है, स्पेयर्स हैं, बाकी चीजें हैं, इसीलिए मुझे लगता है कि ये सब चीजें बहुत ज्यादा चिंता की मुझे इसमें कोई बात नहीं लग रही है सर। हाँ, सिर्फ बात इतनी सी रहेगी कि जो डिपेंडेंसी इंडिया पे है बांग्लादेश की, उसको पूरी करने के लिए, जैसे मालदीव का आप एग्जाम्पल ले लीजिए, उन्होंने पूरा प्रयास किया था कि चाइना उनकी हेल्प कर दे, लेकिन वो नहीं हो पाया। यही स्थिति बांग्लादेश की हो जाएगी, और बांग्लादेश तो कंजम्पशन में और ज्यादा है। तो अगर चाइना से सारा माल आएगा, नेपाल का स्थिति हमने देखा, सारा कुछ अगर चाइना से आएगा तो वहां पे काफी सारी स्थिति कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है। तो इसीलिए जो बाकी ट्रेड है उसको लेके मैं परेशान नहीं हूं।
सिर्फ हाँ इतनी सी बात है कि अगर हम देखें कि भाई भारत को कितना आता है, चाइना जो बांग्लादेश है, भारत में सिर्फ $2 बिलियन का एक्सपोर्ट होता है, वो भी जो कपड़े आएंगे लिमिटेड। और भारत से जो जो बांग्लादेश जाता है वो करीब है 15 से $16 बिलियन। जैसा मैंने कहा कि हमारे से यहाँ ट्रेड ज्यादा है, अब उसके लिए चाइना कहेगा जी हम आपको सप्लाई कर देते हैं, आप इंडिया से क्यों ले रहे हैं। तो ये स्थिति है, इसलिए ट्रेड कोई बहुत बड़ा मुद्दा मुझे नहीं लगता वहां पे होगा। हाँ, स्ट्रेटेजिकली बांग्लादेश इंपॉर्टेंट है इंडिया को दोनों तरफ से परेशान करने के लिए और सी रूट को सिक्योर करने के लिए, इसीलिए जो पूरा फोकस रहेगा वो उसी लेवल पे रहने वाला है। जी। और बे ऑफ बंगाल में आप क्या देखते हैं? क्या बे ऑफ बंगाल में जो भारत का एक प्रकार से आधिपत्य माना जाता है, उस पर भी खतरा मंडराएगा? बिल्कुल मंडराएगा, वही सबसे बड़ा गेम है सर। जो बांग्लादेश के अंदर टेरिटरी लेने की बात है अमेरिका की, उसका पर्पस यही है कि वहां पे वो मिलिट्री बेस बनाना चाहते हैं। वहां के वो स्कूल कॉलेज खोलने से उनको क्या फर्क पड़ने वाला है, ना उनको वहां से कुछ एग्रीकल्चर प्रोडक्ट लेने हैं, ना वहां कोई ऐसी टेक्नोलॉजी है, ना कोई ऐसे मिनरल्स हैं जो अमेरिका के लिए यूजफुल हो। वहां तो उनको एक फुट होल्ड चाहिए जहां पे वो अपना नेवल बेस बना सके, एयर बेस बना सके, जिससे वो बे ऑफ बंगाल को मॉनिटर कर सके, कंट्रोल कर सके। और जब आप बे ऑफ बंगाल को मॉनिटर और कंट्रोल करोगे तो एक हिसाब से आप चाइना और इंडिया दोनों पे इन्फ्लुएंस कर रहे हो। इंडिया का ट्रेड भी बे ऑफ बंगाल से है और चाइना का भी। तो आप एक साथ दो काम कर रहे हो अगर आप बांग्लादेश में बेस बना रहे हो, और चाइना यही नहीं चाहता। इसीलिए चाइना एग्रेसिव रहेगा। उनको थ्रेट इस समय इंडिया से ज्यादा उनको लगता है कि अमेरिका की प्रेजेंस बांग्लादेश में स्ट्रेंथन ना हो। इसीलिए मैंने कहा कि अब ये देखना है कि चाइनीज एम्बेसी और अमेरिकन एम्बेसी में ज्यादा एक्टिव कौन होगा और आने वाले दिनों में इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। अब भारत में आगे क्या करेंगे ये हमारे रिजीम चेंज वाले? क्योंकि उन्होंने एक सफल प्रयोग कर लिया है बांग्लादेश में। हालांकि भारत बांग्लादेश नहीं है, हम सब जानते हैं, और न भारत में सेना की ऐसी स्थिति है कि वो किसी चुनी हुई सरकार को हटा सके। लेकिन फिर भी यदि आप देख रहे हो तो आजकल एक जो मोदी विरोधी जो एक तबका है, वो आज बहुत एक्टिव है और वो कह रहा है कि हमको भी यही करना चाहिए भारत में। देखिए, बात सही है। आज 15 साल अब उनको लगता है कि वो सत्ता से बाहर रहेंगे। 15 साल एक पॉलिटिशियन की लाइफ का बहुत बड़ा टाइम होता है। राहुल गांधी 10 साल पहले क्या थे और 5 साल बाद जब दोबारा सत्ता में बात करेंगे तो वो ऑलमोस्ट सीनियर सिटीजन होंगे। उन्होंने पूरी जवानी अपनी अपोजिशन में बैठ के निकाल दी। अगर जब वो सीनियर सिटीजन बनेंगे और भारत में किसी इंपॉर्टेंट पोजीशन पे आएंगे, उस समय परिस्थितियां बहुत अलग होंगी। कहने का मतलब बहुत सिंपल है सर, कि मोदी के विरोध में लोग रहेंगे। जैसा मैंने कहा कि उसका कारण बहुत सिंपल है। कोई नहीं चाहता कि भारत आत्मनिर्भर हो, और मोदी का जो एजेंडा है आत्मनिर्भर भारत, ये सबके लिए प्रॉब्लम है। भारत अपने आप यहाँ पे टेक्नोलॉजी डेवलप करे, इकोसिस्टम डेवलप करे, कोई नहीं चाहता। तो मोदी को डिस्टेबलाइज करना जरूरी है। इसीलिए अब मेरे को लगता है कि मोदी को ज्यादा पॉलिटिकल फोकस ना करके इकोनॉमी पे पूरा ध्यान देना चाहिए, ताकि लोगों को रोजगार मिले, देश में इन्वेस्टमेंट्स आए, इनकम बढ़े। तो जो थोड़े बहुत विरोधी हैं इस समय, वो लोग भी शांत होंगे, क्योंकि जब आम आदमी को महंगाई कंट्रोल होगी, रोजगार के अवसर दिखेंगे, तो परिस्थितियां बदलेंगी। जब तक आम आदमी अनरेस्ट में है, जब हम महंगाई की बात कर रहे हैं, जॉब अनएम्प्लॉयमेंट की बात कर रहे हैं, तो उनको ये पूरा फॉर्डर मिल जाता है ऑपोजिशन को मोदी को घेरने का। मुझे लगता है कि पॉलिटिकली इस समय मोदी स्ट्रांग विकेट पे हैं, कोई इमीडिएट खतरा उनको दिख नहीं रहा है। लेकिन अगर हम इकोनॉमिक डेवलपमेंट का प्लान, हम यहाँ पे एमएसएमई को एक्टिवेट करें, बाकी प्लान करें, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स करें, आप बाकी रिफॉर्म्स करते रहिए, लेकिन साथ साथ अगर हम इकोनॉमिक रिफॉर्म करें जिससे एम्प्लॉयमेंट हो, करप्शन कम हो, मुझे लगता है मोदी के लिए वो फायदेमंद होगा, क्योंकि फिर मोदी को जनता का समर्थन और मिलेगा। और अब राज्यों में चुनाव होने हैं, नया नैरेटिव क्या है, अब ये समझ में नहीं आ रहा है।
क्योंकि कोई ऐसा कदम अभी तक मोदी सरकार ने नहीं उठाया जिससे लगे कि हाँ, मोदी 3.0 में जो बड़े घटनाक्रम की बात हो रही थी कि बड़े निर्णय होंगे, वो भी निर्णय दिख नहीं रहे। और वो निर्णय अगर आर्थिक क्षेत्र में हो, राजनीतिक क्षेत्र में होंगे, इसकी हम बात कर सकते हैं। आर्थिक क्षेत्र में भी अगर बड़े निर्णय लिए जाएं, तो मुझे लगता है कि इसका फायदा आम आदमी को मिलेगा। लोगों को लगेगा कि ये सरकार कुछ करना चाहती है, तो इसका समर्थन करो। और उसके विरोध में अगर ऑपोजिशन आता है कि आपने इकोनॉमिक रिफॉर्म्स क्यों किए हैं, तो ऑपोजिशन अपने आप को एक्सपोज कर देगा, तो वो भी मोदी के फेवर में जाएगा। तो मुझे लगता है कि इस समय मोदी की प्रायोरिटी इकोनॉमिक रिफॉर्म्स होनी चाहिए, इन्वेस्टमेंट्स होना चाहिए, ताकि इन्फ्लेशन और अनएम्प्लॉयमेंट दोनों मुद्दों को एड्रेस किया जा सके। अब इसी सिलसिले में जो भारत में अभी सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आया है कोटे के ऊपर, उसका क्या प्रभाव होगा? देखिए, उन्होंने भी यही कहा है कि देखिए, आप जो फर्दर डिवीजन कर रहे हैं, सब डिवीजन, जो कॉन्स्टिट्यूशन ने कहा है वो रिकॉग्निशन कहा है कि भाई आप अगर SC/ST में हैं तो कॉन्स्टिट्यूशन ने उसका एक प्रोविजनिंग की है। आप फर्दर उसको सब डिवाइड कर रहे हैं, बाकी उसमें जो कास्ट बेस्ड पॉलिटिक्स हो रही है, मुझे लगता है कि इस पे अब एक सीरियस थॉट प्रोसेस शुरू होगा। क्योंकि जो बांग्लादेश में हुआ, मुझे लगता है कि हिंदुस्तान का जो यूथ है वो भी कुछ ना कुछ वहां ऑब्जर्व कर रहा होगा। क्योंकि अगर सब कुछ, और एक बात हमें और माननी पड़ेगी कि वहां पे जो हाई कोर्ट ने कोटा डिसाइड किया था, जिसके कारण अनरेस्ट हुआ, यही चीज हमने मणिपुर में भी देखी। वहां पे भी जो रिजर्वेशन की बात थी, उसके कारण अनरेस्ट हुआ था। तो रिजर्वेशन का जो मुद्दा है वो दोनों तरफ, जिस पार्टी का फायदा है और जिसका नुकसान है, दोनों के लिए सेंसिटिव है, क्योंकि दोनों के लिए ही लाइवलीहुड का सवाल है। तो ये सेंसिटिव मुद्दा है। मुझे लगता है कि इसके ऊपर राजनीति कम करके अगर कोई ट्रांसपेरेंट वे में सिस्टम या प्रोसीजर बनाया जाए, और भारत की जो कोर्ट्स है वो अक्सर इस बात को पुश करती रहती है कि 50% से ऊपर हम कोटा होने नहीं देंगे, ताकि आप 50% ऑन मेरिट जाइए और 50% आप कोटा पे ले लीजिए, हमें कोई एतराज नहीं है, लेकिन आप टोटल एक्सीड नहीं करेंगे। तो मुझे ये लगता है कि ये जो एक कोर्ट्स ने जो इंटरवीन किया है, इससे भारत में काफी रिलीफ मिला। अदरवाइज आपने देखा होगा जिस तरह से कर्नाटका सरकार ने वहां पे कोटा का सिस्टम लागू करने का प्रयास किया, बाकी राज्य सरकारें करने का प्रयास कर रही हैं, इससे देश में फ्रिक्शन ही बढ़ेगा। पॉलिटिशियन को तो अपनी कुर्सी से मतलब है, उसको देश से मतलब नहीं है। वो तो कहेंगे कि साहब हमारे को जो वोट देगा हम सबको कोटा दे देंगे, हमें क्या फर्क पड़ता है, उनकी जेब से कौन सा जाना है, चाहे बाद में वो एक जॉब क्रिएट ना करें, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, उनको कुर्सी चाहिए। लेकिन अब देश की जनता को ये देखना है और यूथ को ये देखना है कि क्या ये सिस्टम उनके लिए फायदेमंद है। और जो कर्नाटक ने किया, उसके बाद जो रिएक्शन आया, अब उन्होंने उसको पुल बैक कर लिया है। इससे बात बहुत क्लियर है कि जब कॉम्पिटेंसी की बात आती है, जब परफॉर्मेंस की बात आती है, तो कोई भी कोटा के पक्ष में नहीं है। हाँ, अगर कोई व्यक्ति कोटा वाला भी SC/ST में भी कॉम्पिटेंट है तो उसको कोई मना नहीं करता। लेकिन अगर आप ये कहें कि कॉम्पिटेंसी की जगह आप कोटा को इस्तेमाल करें, मुझे नहीं लगता हिंदुस्तान में इस समय या तो इन्वेस्टर्स इसके लिए तैयार हैं या यूथ तैयार है। पॉलिटिशियंस इस बात को बार बार उठाएंगे क्योंकि उनको लगता है कि कम से कम ये जो कास्ट ग्रुप है, ये मेरे लिए एक वोट बैंक का काम करेगा और मेरी जो शॉर्ट टर्म पॉलिटिकल मिसमैनेजमेंट या मैनेजमेंट में कहूं जो भी है, उसके फायदे के लिए है। तो ये कोटा सिस्टम किसी नागरिक के फायदे के लिए नहीं है। क्रीमी लेयर के ऊपर बात आई है, हमने देखा किस तरह से IAS लेडी ने जो अभी पूना का जो केस रहा है, किस तरह से कोटा का मिसयूज किया गया है। तो ये चीजें अब सामने आ रही हैं और कोर्ट्स भी इस बात को लेके संज्ञान ले रहे हैं। तो मुझे नहीं लगता कि अदर देन पॉलिटिशियन कोटा से किसी को भी फायदा होता है। हाँ, ये बात उठाते रहेंगे, लोगों के मन में जहर घुलवाते रहेंगे ताकि उनका वोट बैंक बचा है। तो ये पॉलिटिशियंस का काम है। जनता कितनी समझदार है, जनता को सोचना। साथ में वक्फ एक्ट में अमेंडमेंट की बात लाई जा रही है, उसका क्या इम्पैक्ट होगा? सर, जो ओरिजिनल वक्फ एक्ट था, अगर आप उसको देखते हैं तो बहुत क्लियर उसमें यह था कि सिर्फ मुसलमान अपनी प्रॉपर्टी वक्फ को दे सकते हैं ताकि वो अपनी जिंदगी में
या उसके बाद उनके जो भी परिवार के लोग हैं, उनके डिपेंडेंट्स हैं, उनके लिए जीवन यापन का एक साधन बन जाए उस एसेट के बेस पे। इतना सा वक्त था। लेकिन जिस तरह से कांग्रेस ने इसको एक राजनीतिक कलर दिया और मुस्लिम वोट बैंक बनाया, और उसके बाद जिस तरह से वक्त में ये कहा कि वो सरकारी जमीन को भी हथिया सकते हैं, किसी और की भी प्रॉपर्टी हथिया सकते हैं, ये जो अराजकता फैलाई, इसका गुस्सा देश में सब जगह है। अब सवाल इस बात का है कि जो वक्त में अमेंडमेंट हो रहे हैं, कल सुबह आप मेरा एक डिटेल्ड वीडियो देखेंगे वक्त पे, जो पुराना 1913 का जो वक्फ एक्ट था, उसमें जो प्रावधान थे उसको लोगों को समझना बहुत जरूरी है। और मजे की बात यह थी कि वो कानून अंग्रेजों ने बनाया था, बिल्कुल लॉजिकल था। और 1949 के अंदर जब भारत आजाद हुआ, हमारा संविधान सभा बैठी हुई थी, तब भी यह वक्फ का कानून एज सच हम लोगों ने अडॉप्ट किया। लेकिन उसके बाद 54 और उसके बाद जो घटनाक्रम हुए और मेन जो ब्लंडर हुए, वो हुए मनमोहन सिंह के टाइम पे। जो कांग्रेस आज अपने आप को सेक्युलर बोलती है, जितनी सेक्युलर की धज्जियां उन्होंने वक्फ एक्ट में उड़ाई हैं, मुझे नहीं लगता कि जो भी उस वक्फ एक्ट को पढ़ेगा और वो ये कहेगा कि ये किसी सेक्युलर सरकार का काम है। विवाद होगा, क्योंकि अगेन उसमें आम मुसलमान को कुछ नहीं मिलना, लेकिन जो पदाधिकारी हैं, जो इन वक्फ के ऊपर सरकारी ठेकेदार बने बैठे हैं, टैक्स पेयर के पैसे से अपनी तनख्वाहें ले रहे हैं, लग्जरी ले रहे हैं, पर्क्स ले रहे हैं, वो जरूर शोर मचाएंगे, क्योंकि उनकी दुकानदारी बंद होने वाली है। और सबसे बड़ी बात यह है कि क्या सेक्युलर नेशन के अंदर वक्फ कानून सेक्युलरिज्म की बात करता है, या अपीजमेंट की बात करता है, या कम्युनलिज्म की बात करता है? ये डिफरेंशिएशन होना जरूरी है। जी, तो आइए अब हम दर्शकों के प्रश्न ले लेते हैं। जो दर्शकों के प्रश्न, तो पहला प्रश्न आया है, एक मिनट। SB, sir, if Sanatanis take products and services from Sanatanis only, then all external and internal Muslims will have no option but to do hijrat. Your thoughts? उसका विषय तो नहीं है, लेकिन यदि देखिए, जहां तक बात है कि चाहे तो उसको कर दे सकते हैं। देखिए, मेरा तो ये कहना है कि ये ब्रांडिंग का खेल है। आप आज हलाल की बात करते हैं, व्हाट इज हलाल? वो एक ब्रांडिंग है। अगर आप हलाल की परिभाषा देखें अंतरराष्ट्रीय लेवल पे, जिसको आप हलाल सर्टिफिकेशन की बात करते हैं, उसमें सीधी सी बात ये कही गई है कि हलाल का जो मीट है, जो स्लॉटर होगा, वो सिर्फ मुसलमान ही करेगा, मुस्लिम ही करेगा। अगर आप हिंदू हैं और आप स्लॉटरिंग करते हैं तो वो हलाल नहीं माना जाएगा, चाहे आप सारे प्रोसेस फॉलो कर रहे हैं, क्योंकि आपका रिलीजन नहीं है, इसीलिए आपको हलाल सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा। जब वहां पे ये पूरा प्रावधान है और उसका फायदा उठा के मार्केटिंग हो रही है, तो आपको कौन रोक रहा है मार्केटिंग करने से? आप अपने कॉन्सेप्ट को क्यों नहीं प्रमोट कर सकते? ये आपकी कमजोरी है। जो बाकी बिजनेसमैन हैं, जो हलाल मार्केटिंग कर रहे हैं, उन्होंने सोच लिया कि हमें ब्रांडिंग करनी है। जब हमारे लोग सोचेंगे कि भाई हमें सनातन के ऊपर कोई ब्रांडिंग करनी है, तो हो सकती है, कोई मना थोड़ी कर रहा है। बाजार में कोई मनाही नहीं है, ये तो मैन्युफैक्चरर और कस्टमर के बीच की बात है। आप कैसे कम्युनिकेट करते हैं और कैसे कन्विंस करते हैं और उसकी क्वालिटी क्या देते हैं, तीन चीजें डिसाइड करेंगी कि आपका एजेंडा सक्सेसफुल होगा या नहीं। नेक्स्ट, मनीष सर, पंजाब में मोदी जी को पुल के ऊपर रोका गया था, ये डायरेक्ट उनकी सुरक्षा पर खतरा था, तो इन दोषियों का क्या हुआ? क्या उतना उदार राजा होना भी देश के लिए खतरा नहीं है? देखिए, उसके बाद कार्रवाई हुई, वहां का जो डीजी था वो बदला गया, जो वहां का एसपी था उसके खिलाफ कार्रवाई हुई। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो मोदी जी के ऊपर जो पहले पंजाब पुलिस और बाकी लोकल पुलिस की सपोर्ट ली जाती थी, अब उसकी जगह उन्होंने सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्स की को डायरेक्शन दिया गया है कि जहां पे भी अब मोदी जी जाएंगे, उस सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्सेस उसका ध्यान रखेंगी। हमें अब लोकल पुलिस पे भरोसा नहीं है, और ये बात तो बहुत क्लियर हो गई है। तो दैट वाज ए रियली, जिसने भी वो सोचा, और खासकर पंजाब की सरकार ने जो घटियापन दिखाया उस समय,
कि भाई हमें पता नहीं था और किसानों ने घेर लिया। मुझे लगता है कि जब नेशनल सिक्योरिटी की बात आती है और जब इस तरह के इश्यूज होते हैं तो मुझे लगता है हिंदुस्तान के पॉलिटिशियंस को थोड़ा सा मैच्योर हो जाना चाहिए। अब वो जमाना गया जब इस तरह की ओछी हरकतों से उनको कोई गेन होने वाला है, क्योंकि आज उस घटना को हुए कम से कम 1 साल से ऊपर हो गया। लेकिन 1 साल क्या 2 साल मान लो आप उस बात को, लेकिन आज भी आप इस बात की चर्चा कर रहे हैं, इसका मतलब ये है कि इस तरह की घटनाएं कोई भी सरकार करेगी, जनता में उसका असर पॉजिटिव नहीं जाता है और इसका खामियाजा जो भी सरकार करेगी उसको उठाना पड़ेगा। नेक्स्ट, and this is another huge setback for Modi. अब ईस्टर्न बॉर्डर भी इनसिक्योर हो गया. मोदी फेल्ड टू डिपोर्ट इलीगल्स इन 10 years. नाउ एक्सपेक्ट मोर इलीगल्स. ये बात सही है. अब सवाल इस बात का है कि अब दोनों सिचुएशन है. पहले आपके वहां पे फ्रेंडली गवर्नमेंट थी, आप पुशबैक नहीं कर पा रहे थे क्योंकि आपको लगेगा कि यार मेरा दोस्त नाराज हो जाएगा. अब आपके मान लीजिए कि एडवर्सरी गवर्नमेंट आती है, क्या आप पुशबैक कर पाएंगे? पॉजिटिव है, आप कर पाएंगे. जो इलीगल है आप उनको डिपोर्ट करेंगे, पुश करेंगे. तो ये डिपेंड करता है कि आप अपने कार्ड्स कैसे खेलते हैं. जब उनको ये पता लग जाएगा कि यहाँ से 2-4-5 मिलियन लोग वापस बांग्लादेश भेज दिए जाएंगे और वो इकोनॉमिक सेटबैक बांग्लादेश को होगा और बॉर्डर्स को हम सील कर देंगे और बाकी जो सैंक्शंस इनडायरेक्टली जो होते हैं जिस कारण फ्री मूवमेंट रुकता है, तो दोनों ही बातें हैं. देखिए ये डिपेंड करता है, यही पॉलिटिक्स है कि आप किस तरह से अपने कार्ड खेलते हैं. अगर आप ज्यादा पुशबैक करते हैं तो चाइना को आप एंट्री देते हैं. आप अगर साइलेंट रहते हैं तो आपके ऊपर खामियाजा आता है. तो आपको ऐसे लिवर्स ढूंढने पड़ेंगे, ऐसे एक्शन पॉइंट ढूंढने पड़ेंगे जिसमें आपका अपर हैंड भी रहे और आपका जो नेशनल इंटरेस्ट है वो भी सेफ रहे और सामने वाले को भी ऑफेंसिव ना लगे. यही तो डिप्लोमेसी है. अब देखना ये है कि अब सरकार के डिप्लोमेट्स क्या करते हैं. नेक्स्ट, SB, sir, is it possible to have a Devottar board with equal land economic power to Waqf for sustainability, resistance and propagation of Sanatana? भाई जी, वो जो वक्फ है वो उनकी थियोलॉजी से आता है और जो वक्फ एक्ट है इट इज एन इम्प्लिसिट रिकॉग्निशन ऑफ इस्लामिक थियोलॉजी. अब आपके पास ऐसी कोई थियोलॉजी हो तो बताइए, तो फिर हम उसके रिकॉग्निशन की बात करें. नेक्स्ट. ये बात सही है. वो तो लिखा हुआ है ना, कुरान में लिखा हुआ है भाई कि ऑल लैंड बिलोंग्स टू अल्लाह. तो वो वहीं से इसका है, वो दैट इज द थियोलॉजिकल ओरिजिन. अब यहाँ तो भाई समम सर्वेषु भूतेषु है, यहाँ पर कैसे आप इसको लाएंगे. ईस्ट ऑफ मार्च, शेयर बाजार में गिरावट, इजराइल के युद्ध की संभावना, बांग्लादेश में अराजकता फैल गई है, गहरा राज्य नियंत्रण खोने से पहले अराजकता पैदा कर रहा है, आक्रमण करके हसीना को फिर से सत्ता में नहीं ला सकते क्या. देखिए आक्रमण का कोई मुद्दा नहीं है इस समय. जैसा मैंने कहा कि ये टाइम डिप्लोमेसी का है और आप चारों तरफ से एक हिसाब से बांग्लादेश को घेरे हुए भी हैं. तो आप सिर्फ नेगेटिव मत देखिए, आप भी काफी कुछ कर सकते हैं. लेकिन वही बात है कि वहां पे जब तक जो आदमी सत्ता में होगा, जब तक उसको प्रेशर फील नहीं होगा, जब तक उसको ये नहीं लगेगा कि उनके लिए मुसीबत है. देखिए इस बात को समझिए, आप $15 बिलियन का माल एक्सपोर्ट करते हैं. $15 बिलियन आप इसलिए एक्सपोर्ट करते हैं क्योंकि चारों तरफ आपका बॉर्डर है. इमेजिन करिए कि बांग्लादेश नेपाल की तरह एक मूर्खों वाला डिसीजन ले लेता है कि हम इंडिया से ट्रेड नहीं करेंगे. तो $15 बिलियन रातों रात आप कैसे शिफ्ट करेंगे चाइना से? कौन देगा? म्यांमार देगा? नहीं दे सकता. आपके पीछे कौन है? नेपाल. वो आपको इंडिया के थ्रू जाना है, भारत सरकार वहां पे टाइट कर सकती है. आपको पाकिस्तान देगा? वो हो नहीं सकता. श्रीलंका देगा? वो हो नहीं सकता. ईस्ट एशिया में कोई ऐसे कंट्रीज नहीं है जो आपको दे. तो अल्टीमेटली आपको डिपेंड होना है चाइना. अब चाइना इतना बड़ा लैंड रूट, हो सकता है कि वो लाओस और म्यांमार होते हुए अपना लैंड रूट से सामान बांग्लादेश को भेजना चाहे तो किस पे प्रेशर पड़ेगा? महंगाई तो वहां की जनता को झेलनी पड़ेगी. थोड़े समय बाद जनता को समझ में आ जाएगा कि क्या सही था क्या गलत था. आपने देख ही लिया म्यांमार का अपना
मालदीव का हाल। तो आपके पास ताकत है। हाँ, पॉइंट ये है मालदीव कि की छोड़िए, आप, अभी तो अयोध्या वालों को ही पता चल रहा है। मैं वही कह रहा हूं। तो अभी आप इस बात को समझिए कि आप इतने भी कमजोर नहीं है कि कोई भी आगे आपको बांग्लादेश में हिला सकता है। नेपाल ने खूब कोशिश की थी, क्या हुआ? उन्होंने तो बकायदा भारत के साथ तो एकदम ऑफेंस का रूट अपना लिया था कि भारत की जमीन को अपनी जमीन बताना शुरू कर दिया था। नक्शा तक बदलने का प्रयास किया। हुआ क्या? क्या चाइना से उनको खाना मिल गया, या टूरिस्ट आने शुरू हो गए मालदीव में? हुआ क्या? तो आपके पास बहुत ताकत है, आप छोटे देश नहीं हैं। सिर्फ इस बात का है कि आप अपने कार्ड्स कैसे खेलते हैं। नेक्स्ट, शैलेश, Bangladeshis around me are very happy that they toppled her. Funny part is that they are very upset on Modi and saying we taught lesson to him also. Not sure situation good or bad for India. देखिए, जो आम आदमी है ना, हम लोग छोटा सोचने वाली बात करते हैं। आपने अपने प्राइम मिनिस्टर को हटा दिया इसलिए कि वो मोदी के साथ उनके करीबी रिश्ते थे, वो दोस्त थे, एक दूसरे पे भरोसा करते थे। आपने हटा दिया मतलब आपने मोदी के दोस्त को हटा दिया। आप इसका रिवर्स पॉइंट देखिए। क्योंकि उनके रिलेशन मोदी से अच्छे थे इसलिए बांग्लादेश को कभी किसी तरह की दिक्कत नहीं हुई। अब अगर आप हॉस्टाइल वहां पे प्राइम मिनिस्टर बैठा देंगे, तो अगर मोदी ने पानी रोक दिया, आपका ट्रेड रोक दिया, आपका आने जाने का खर्चा रोक दिया, आपकी मेडिकल ट्रीटमेंट के कॉस्ट बढ़ गई, आपके जो बॉर्डर में मूवमेंट थे उसको रिस्ट्रिक्ट कर दिया, अब आप कहां जाएंगे? तो दोस्ती के फायदे होते हैं। सिर्फ इसलिए कि वो मोदी की दोस्त थी या करीबी थी या उनके अच्छे ताल्लुकात थे इसलिए हमने उसको हटा दिया तो मोदी का नुकसान हो गया? मोदी को कोई फर्क नहीं पड़ता। कम से कम मोदी से करीबी होने का फायदा बांग्लादेश की जनता को मिल रहा था। आप अगर हॉस्टाइल हो जाते हैं तो क्या मिलेगा आपको? ये जनता को अब सोचना पड़ेगा, इतना आसान नहीं है। थोड़े दिन में, अभी तो खून गर्म है, जोश है। जब सोएंगे 2-4 दिन, जब पता लगेगा कि सब्जियों के दाम बढ़ रहे हैं, पेट्रोल नहीं मिल रहा है, महंगाइयां हो रही हैं, लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम हो रही है, तब समझ में आएगा कि क्या सही हुआ क्या गलत हुआ। अभी बहुत जल्दी है। 1 हफ्ते बाद इस पे जब हम बात करेंगे तो नजारा कुछ और होगा लोगों का। Next. So myself. So you mean to say God sent, not born biologically, PM Narendra Modi is afraid of and can be defeated by mere mortals and a country. मैं समझ में नहीं आया myself जी, आप किसको एड्रेस कर रहे हैं और क्या संदर्भ है, तो इसलिए एक संदर्भ कृपया स्पष्ट करें, तब तो इसका उत्तर बन सकता है। SB sir, problem is unperturbed by immigration, porous border and shorter than human fencing. Why central government is not developing walls? Can employ नरेगा। देखिए, जहां तक बात है फेंसिंग की, कुछ एरिया जहां पे खासकर रिवर्स हैं वो ओपन है। बाकी तो मुझे लगता है फेंसिंग पूरी है। मैंने तो चारों तरफ बांग्लादेश के बॉर्डर्स पे काम किया है, और इनफैक्ट जब बर्ड फ्लू का टाइम था तो उस समय मैं एक प्रोजेक्ट कर रहा था कि जिसको हम बोलते हैं कि अनऑथराइज्ड ट्रेड, और कॉमन भाषा में बोलते हैं स्मगलिंग, कि स्मगलिंग के रूट क्या है। तो मैंने तो बांग्लादेश को यहाँ कलकत्ता बॉर्डर से अगर आप आगे जाते हैं वहां से लेकर और दूसरे त्रिपुरा और पीछे तक चारों तरफ मैंने बांग्लादेश बॉर्डर को ट्रैक किया। तो सब जगह फेंसिंग है, सिर्फ प्रॉब्लम्स वहां आती है जहां पे रिवर बॉर्डर्स है, और वहां पे भी बीएसएफ तैनात है। अब जहां तक बात है इमिग्रेंट्स की, आपने अगर आपके पास आज सैटेलाइट्स हैं, ड्रोन्स हैं, सब कुछ है, आप अगर मॉनिटर करना चाहें तो सब कर सकते हैं। और मुझे लगता है कि केंद्र सरकार ने ऑलरेडी इस बात के आदेश दे दिए होंगे होम मिनिस्ट्री ने, कि आप ध्यान रखें कि किसी भी तरह से जो इन्फ्लक्स है वो हिंदुस्तान में ना हो। नेक्स्ट, विजय शर्मा, भारत में भी आरक्षण जातियों से हटाकर आर्थिक आधार पर हो जाना चाहिए, नहीं तो कभी भी बांग्लादेश जैसी स्थिति होगी। देखिए, इस नेक्स्ट, लेवल में मैंने कहा कि ये तो राजनीतिक दलों को सोचना है, और वो नहीं चाहेंगे कि इस तरह का डेवलपमेंट हो, क्योंकि इससे उनका वोट बैंक, हालांकि उनके किसी भी कैंडिडेट को, वोटर को फायदा नहीं होता है,
ये सिर्फ पॉलिटिशियन को ही फायदा होता है, इसलिए वो होने नहीं देंगे। Next, RRR, Sir Modi understand is focusing more on development and saving funds. But imagine tomorrow if Congress comes, they are going to clean sweep all money. Is it true or not? देखिए, स्थिति इतनी आसान नहीं है। कांग्रेस भी कहां से पैसा लाएगी? देश का बजट उतना ही है, खर्चे फिक्स हैं। तो कोई भी इस समय सत्ता में होगा, देश चलाना आसान नहीं है। इसीलिए मैंने कहा कि इस समय एक ही ऑप्शन है, आप मोदी को क्रिटिसाइज कर लीजिए, गाली दे दीजिए, जो करना है आप कर लीजिए। सवाल इस बात का है कि आज अगर मैं ये पूछूं कांग्रेस से या बाकी अपोजिशन के दलों से, आप अपना बजट बना के एक जनता के सामने रखिए, एक करिए, आप एक शैडो बजटिंग बनाइए, समझ में आ जाएगा। आप उनके मैनिफेस्टो उठा के देख लीजिए, कोई भी आपको कोई डेवलपमेंट का प्रोजेक्ट दिख रहा है? कुछ नहीं है, सिर्फ लॉलीपॉप बांटने की बात हो रही। तो कहने का मतलब बहुत क्लियर है कि मोदी ने अपना बजट सामने रख दिया, बता दिया उनकी प्रायोरिटीज क्या है। मैं तो ये कहूंगा कांग्रेस या जो भी मोदी के अगेंस्ट ग्रुप खड़ा है, इंडिया अलायंस, वो कम से कम एक शैडो बजट जनता के सामने तो रखे, बताए तो सही कि तुम्हारी सोच कहां तक है, ताकि जनता तुम्हारे साथ जुड़ने का प्रयास करे। नहीं तो गाली देना तो बहुत आसान है, और जो काम करेगा गाली उसी को ही पड़ेगी। ऑपोजिशन को गाली कौन देगा? उनके हाथ में है क्या? सीधी सी बात। Kalyan and main charts, Mamata Didi had tweeted that she will support the central government in any decision it takes on Bangladesh. Looks like Mamata is scared of herself being taken over by Islamist radicals. देखिए, सबसे बड़ा प्रेशर इस समय अगर ममता सपोर्ट नहीं करेगी सेंट्रल को, तो सिरदर्दी उनकी है। जितने भी वहां से इन्फ्लक्स होगा वो बंगाल में होगा, उससे बंगाल में लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम होना वाजिब है। और ममता की पॉलिटिक्स को वो नहीं समझते हैं, ना उनको कोई इंटरेस्ट है। वो लूटमार करेंगे, अपना गुजारा करेंगे। तो ममता की ये मजबूरी है, और ये सेंसिबल स्टेटमेंट है ममता का कि मैं सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ कोऑपरेट करूंगी। इसके अलावा कोई भी स्टेटमेंट अगर होता तो ममता के लिए खुद समस्या थी। तो मुझे लगता है कि जब सिर पे पड़ती है तो अकल सबको आ जाती है। Next, I have heard that US and Chinese forces that are behind Bangladesh crisis will try to fuel separatist forces in Manipur. How likely is this? जैसा मैंने कहा कि देखिए, हर आदमी आपको डिस्टेबलाइज करने का पूरा प्रयास करेगा। क्या आप तैयार हैं इन सब चीजों को काउंटर करने के लिए? ये हमें सोचना है। देखिए, आपका दुश्मन तो आपके खिलाफ काम करेगा ही करेगा। आप उससे उम्मीद मत करें कि वो आपकी डेवलपमेंट में हेल्प करेगा। वो आपके यहाँ प्रॉब्लम ही करेगा, चाहे मणिपुर हो, चाहे बंगाल हो, चाहे वो आसाम हो, चाहे वो कोई और हो। उनका काम है आपके यहाँ प्रॉब्लम क्रिएट करना। आप कितने सजग और तैयार हैं, ये आपका गवर्नेंस मॉडल है, आपका अपना प्लान है। हमें उस पर फोकस करना है। हम दुश्मन को नहीं रोक सकते, सिर्फ हम अपनी तैयारी ही कर सकते हैं। जी, इसी के साथ प्रश्नकाल पूर्ण होता है और आज का कार्यक्रम भी हम यहीं पर पूर्ण करेंगे। आप सभी दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद। विजय सरदाना जी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। नमस्कार सर, वंदे मातरम।